हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। राजस्थान की राज्य व्यवस्था अपन पढ़ रहे थे, राजस्थान पॉलिटी, और इसमें अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान का लोकायुक्त। ठीक है। लोकायुक्त जो आपके टॉपिक है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, ये आपके 12th और स्नातक दोनों लेवल के सीईटी में है आपके। लेकिन यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 12th लेवल वाले ने देखे, क्यों? क्योंकि 12th सीईटी में लोकायुक्त आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। आरपीएससी आपके 12th वालों के सिलेबस में है। 12th सीईटी की मैं बात करूं स्नातक। स्नातक में आपके लोकायुक्त है। बाकी और भी आयोग है, आरपीएससी भी है या फिर मानवाधिकार आयोग भी है। लेकिन 12th सीईटी में लोकायुक्त नहीं है। ये एक आयोग आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप 12th वालों को ये लोकायुक्त नहीं पढ़ना। बाकी आप में से अधिकतर लोग जो है 12th सीईटी और ग्रेजुएशन दोनों सीईटी का एग्जाम देंगे, तो इसका मतलब है आपको पढ़ लेना है। ठीक है। लेकिन बाकी 12th केवल ऐसा इंसान है, ऐसा स्टूडेंट कोई जो केवल 12th सीईटी दे रहा है, उसे नहीं पढ़ना लोकायुक्त वाला टॉपिक। बिल्कुल अपडेट है, वर्तमान तक का क्या परिदृश्य है, कौन क्या है, वो सारी बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। राजस्थान की पॉलिटी में लोकायुक्त एक ऐसा टॉपिक है कि आरपीएससी का तो एक कोर क्षेत्र है। आरपीएससी तो यहाँ से प्रश्न बनाता है। अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से जो लोकायुक्त या उप लोकायुक्त है, एकमात्र उप लोकायुक्त है ना, एकमात्र उप लोकायुक्त, यहाँ इनका प्रश्न क्या अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का एक प्रश्न आपके अधीनस्थ बोर्ड पूछ लेता है। आरपीएससी के तो शॉर्ट ही है कि वो तो पूछेगा, ठीक है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड भी यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस टॉपिक का। इस टॉपिक में प्रश्न अच्छा भी बन जाता है, जैसे राजस्थान सूचना आयोग है, उसमें अगर अधिनियम आपके सिलेबस में नहीं है तो केवल सूचना आयोग का एक सिंपल सा प्रश्न बन सकता है। लेकिन लोकायुक्त से वो लोग अच्छा प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ और भी चीजें हैं, उसकी शक्तियों के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो लोकायुक्त हम पढ़ेंगे आज, इसको बड़े अच्छे ढंग से कवर करेंगे। हम वही बातें करेंगे कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। उससे पहले जैसे मानव अधिकार आयोग में मैं बताता हूं आपको कि मानव अधिकार शब्द पहली बार 1948 में आता है। संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन होता है, और 1950 से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे मानवाधिकारों की पहल शुरू होती है। लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कोई संस्था की आवश्यकता की कमी होती है, तो भारत सरकार एक अधिनियम लेके आती है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। उसके बाद में राज्य और केंद्र स्तर पर मानव अधिकार आयोग नामक एक संस्था की स्थापना का प्रावधान उसमें किया गया। ठीक वैसे ही अपन देखेंगे कि लोकायुक्त का प्रावधान कैसे होता है। क्या पहली बार लोकायुक्त जो आपके संस्थाएं बनी है, लोकपाल या लोकायुक्त, पहली बार भारत में बना है, या कहीं पहले भी दुनिया के अन्य देशों में इसका अस्तित्व हुआ करता था? तो ये अपन बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कि लोकपाल या लोकायुक्त, ये दोनों ही नाम इसके जाने जाते हैं। अब आप भारत में देखोगे तो भारत में राज्य स्तर पर लोकायुक्त संरचना या फिर लोकायुक्त संगठन का नाम दिया जाता है। केंद्रीय स्तर पर, भारत में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल नामक संगठन का नाम दिया जाता है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त। कानूनविद है आपके डॉक्टर एम एल सिंघवी ने ये नाम दिया था 1963 में, ये याद रखना है। एल एम सिंघवी ने 1963 में लोकायुक्त या लोकपाल नाम दिया है भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोकपाल या लोकायुक्त नाम कब दिया गया है? ये दिया गया है 1963 में। ठीक, 1963 में लोकपाल या लोकायुक्त नाम दिया गया है एल एम सिंघवी के द्वारा। इनका नाम याद रखना है। किसका क्या नाम है भाई? एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी के द्वारा लोकायुक्त नाम आपको दिया गया है। तो ये एल एम सिंघवी वाला तो आपको याद रखना है भाई। ये थोड़ा अच्छी बात है, पूछ लेते हैं आपसे कि भारत में पहली बार एल एम सिंघवी लोकायुक्त या लोकपाल नाम किसने दिया? एल एम सिंघवी ने दिया। ऑप्शन में आपको के एम मुंशी भी देता है कंफ्यूज करने के लिए। सर्वप्रथम लोकपाल की अवधारणा स्वीडन में पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है। स्वीडन में पहली बार लोकपाल की अवधारणा आई थी। पहली बार लोकपाल की अवधारणा कहां से आती है? स्वीडन से। स्वीडन ने पहली बार इसको अपनाया था 1713 ईस्वी में। स्वीडन के संविधान में लोकपाल को जोड़ा गया, लोगों की प्रति शासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए, लोक सेवकों की जांच सुनने के लिए, उनके खिलाफ शिकायत सुनने के लिए 1713 में स्वीडन ने आपके अपनाया है लोकपाल। ठीक है। 1809 में स्वीडन के संविधान में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस, अब आपको याद रखना है कि ओम्बुड्समैन संस्था संबंधित है लोकपाल से या लोकायुक्त से। ये भी प्रश्न आपके पूछ लिया गया है, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। संस्था की स्थापना होती है
1809 में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस नाम से। और राजस्थान की बात करें, क्योंकि आपके काम का टॉपिक तो यही है कि राजस्थान में क्या होता है, तो राजस्थान में 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की सिफारिश की। ठीक है, ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की सिफारिश किसने की है भाई? आपके जो आपके प्रशासनिक सुधार समिति है, इसने इस समिति की आपके मांग की है। ठीक है, 1963 में राजस्थान में पहली बार लोकपाल की या फिर लोकायुक्त की सिफारिश कब की गई? 1963 में की गई। वापस समझिए, अपन ने मैंने बताया कि इस स्लाइड में ये बात है कि पहली बार स्वीडन में ओम्बुड्समैन नामक एक संस्था की स्थापना या फिर उसको संविधान में जोड़ने की मांग कही गई, और 1809 में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस नामक एक संस्था बना दी गई, और वह ओम्बुड्समैन ही आपके लोकपाल या लोकायुक्त होता है। और मैं बात करूं 1963 में एल.एम. सिंघवी ने ये नाम दिया, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल होगा और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होगा। ठीक है, तो अपन यही कारण है कि राजस्थान के लेवल पर अपन लोकायुक्त आज अपन पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है एक तो। उसके बाद में आगे बात करें अपन, इसमें है कि 1971 में महाराष्ट्र में और 1873 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में और 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया। ठीक है, लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया, ये आपको थोड़ा याद रख के चलना है भाई कि कब आपके लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया। महाराष्ट्र में किया गया 1971 में, और 1973 में होता है आपके राजस्थान में। आपको राजस्थान वाला याद रखना है कि राजस्थान में कब इस संस्था का गठन किया गया। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान में इस संस्था का विकास कैसे होता है। राजस्थान में इस संस्था का विकास कैसे होता है, यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश आता है 1973 में। ये अध्यादेश कब आता है? 1973 में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश आता है, और राजस्थान में प्रभावी होता है 3 फरवरी 1973 से। 3 फरवरी 1973 से प्रभावी होता है, लागू होता है। और यही आपके काम का प्रश्न है। वीडियो का एग्जाम जिन्होंने दिया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो का पेपर दिया है भाई, वहां आपके ये पूछा हुआ है भाई। जिन्होंने भी वीडियो का पेपर दिया है वहां भी ये पूछा हुआ है, परीक्षाओं में आता है। आरएस जैसी, माफ करना वीडियो नहीं भाई। ठीक है, ये सब पटवार के पेपर में था। पटवार भर्ती का जो पेपर हुआ था आपके, उसमें पूछा गया था कि कब लागू होता है, कब प्रभावी होता है। 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश लागू होता है। लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अध्यादेश कब लागू होता है? 3 फरवरी 1973 को लागू होता है। तो लागू होता है भाई 3 फरवरी 1973 को लागू होता है। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल होगा, अपन इसकी बात कर चुके हैं। राज्य स्तर पर लोकायुक्त जैसी संस्थाएं होगी, और भारत सरकार की बात करें, जैसे अपन ने मैंने बताया आपको कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आता है, उसमें राज्य और केंद्र स्तर पर मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की गई, प्रावधान किया गया। ऐसे ही 2013 में आपके अधिनियम आता है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसमें संसद द्वारा 2014 में ये पारित होता है, 16 जनवरी 2014 को ये लागू होता है, और इसमें राज्यों में लोकायुक्त संस्थान को एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लोकायुक्त संस्थान को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, मतलब उसको विधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो स्थापना हुई थी, जो समितियों की सिफारिश पर जो स्थापना होती है, उसके बाद में किसी भी निकाय को, किसी भी संस्था को या तो संवैधानिक मान्यता आप प्रदान करते हो या वैधानिक मान्यता आप प्रदान करते हो, तो संवैधानिक मान्यता के लिए आपको उसको संविधान में जोड़ना होता है भाई। ठीक है, तो इसको संविधान में नहीं जोड़ा, ये एक वैधानिक निकाय है, और यह आपके स्टेटमेंट में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि यह एक संवैधानिक संस्था है। आप बोल दोगे भाई साहब संवैधानिक तो नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, यह एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, वापस देख लीजिए, लोकायुक्त की मैं बात करूं, राजस्थान जो भारत में लोकायुक्त अधिनियम कब आता है? 2013 में। लेकिन 2013 से पहले ही राजस्थान 1973 में लोकायुक्त की मांग कर चुका है, लोकायुक्त संस्था का निर्माण कर चुका है, और ये लागू हो जाता है आपके 3 फरवरी 1973 से। लोकायुक्त संस्थान 3 फरवरी 1973 से लागू होता है, प्रभावी होता है। ये डेट याद रखनी है, 3 फरवरी 1973 वाली डेट पर स्टार लगा लीजिए। ये डेट आपको याद रखनी है भाई, 3 फरवरी 1973 की डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है, ये आपको याद रखना है कि भाई लोकायुक्त संस्था जो है ये एक स्वतंत्र संस्थान है।
क्योंकि इसको काम करने के लिए किसी और से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मानवाधिकार आयोग के बारे में मैंने बताया आपको कि यह एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है। तो यह स्टेटमेंट में आपको ऐसा कैसा देखने को मिला, जैसा लाइन यहाँ लिखी हुई है वैसा ही आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। सेम टू सेम, इसमें कोई नो चेंज आएगा, क्योंकि जो कंटेंट बनाया गया है ये बिल्कुल प्रमाणिक और ऑफिशियल सोर्स से बनाया गया है। कोई भी बोर्ड यदि स्टेटमेंट देता है, कोई भी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है स्टेटमेंट का, तो वो सेम टू सेम आपके वहीं से ऑफिशियल सोर्स से ही उठाया जाता है, फिर वेबसाइट से उठाया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन ही आपका प्रश्न तैयार करेगी एग्जाम के लिए, बिल्कुल गारंटी है आपसे। तो इसमें याद रखना है कि लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। बिल्कुल संपूर्ण राजस्थान राज्य में ये कार्य करती है। राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है, यह कोई विभाग नहीं है कि इसके लिए आप किसी मंत्री को नियुक्त कर दो। ये कोई विभाग नहीं है, ये याद रखना है आपको। यह स्वतंत्र संस्थान है, यह कोई विभाग नहीं है राजस्थान सरकार के अधीन, और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। बिल्कुल याद रखना भाई, सरकार इसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह एक स्वतंत्र संस्थान है। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि यहाँ से आपका आरपीएससी ने ये दोनों स्टेटमेंट आरपीएससी ने आपके पूछ लिए थे। आरपीएससी ने ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके परीक्षाओं में पूछ लिए हैं, और यही कारण है कि मैंने स्टेटमेंट दिया है ताकि आपको पढ़ने की आदत लग जाए। ठीक है, लोकायुक्त संस्थान राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यवाही नियम 1974 के तहत प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करता है। भैया आपने ये बोला कि 1973 में लोकायुक्त अधिनियम आता है। ठीक है, क्या बोला आपने? मैंने बोला आपसे कि 1973 में क्या अधिनियम आता है? लोकायुक्त अधिनियम आता है। ठीक है, 1973 की बात चल रही है, मैं बात करूं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के संदर्भ में 1973 में राजस्थान में 1973 में ये लोकायुक्त जो संस्था है इसकी स्थापना होती है। लोकायुक्त का गठन होता है। राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो लोकायुक्त का गठन होता है 1973 में। इसके बारे में को याद रखना है कि 1963 में एल एम सिंघवी ने इस नाम की सिफारिश की है भैया ना। एल एम सिंघवी ने कहा कि लोकपाल होगा या लोकायुक्त होगा। लोकपाल या लोकायुक्त नाम दिया गया, या लोकायुक्त नाम दिया गया। ये नाम दिए थे एल एम सिंघवी ने। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में ये लागू होता है 3 फरवरी 1973 से। 3 फरवरी 1973 से ये प्रभावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है या लागू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि भारत सरकार तो बहुत लेट जाकर कोई अधिनियम लेकर आती है। वो अधिनियम आता है 2013 को। 2013 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर भारत का अधिनियम। भाई ये जो अधिनियम आता है 2013 में, यही इसको वैधानिक मान्यता देता है। किसको भाई? लोकपाल एवं लोकायुक्त को वैधानिक मान्यता देता है, वैधानिक संस्था बनाता है भाई, है ना। तो इतनी सी बातें आपको समझनी है, इतनी सी बातें समझनी है, बाकी बातें आपके अपने आप समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये लोकायुक्त के बारे में जो 2-3 बातें हैं इनको आपको रट लेना है, क्योंकि भाई यहाँ से तो प्रश्न बनता है और एग्जामों में पूछा गया है। आगे चलिए, उसके बाद में है कि लोकायुक्त संस्थान के बारे में। जो लोकायुक्त संस्था काम करेगा, पहले मैंने बता दिया कि उच्चाधिकार संस्था है, स्वतंत्र संस्थान है, और राजस्थान सरकार के अधीन कोई विभाग नहीं है। उसके बाद में आपको समझना है इसकी नियुक्ति कौन करेगा। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री की सिफारिश होगी, उसके बाद में राज्यपाल नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री की सिफारिश अकेले मुख्यमंत्री की नहीं होगी, एक समिति की सिफारिश होगी भैया ना। एक समिति की सिफारिश होगी, उस समिति का अध्यक्ष होता है आपके मुख्यमंत्री भाई। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति, ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से की जाती है। मतलब मुख्यमंत्री होगा, और उसके अलावा क्या होगा, आपके मुख्य न्यायाधीश होगा उस राज्य के हाईकोर्ट का। विधानसभा का विपक्ष का नेता भी इसमें परामर्श करता है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श से की जाती है। वापस से अपन आगे आ जाइए एक और स्लाइड के लिए। मैंने बोला लोक की नियुक्ति कौन करेगा, बिल्कुल आ जाइए वापस से। ठीक है, तो बात आती है नियुक्ति की। तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
और राज्यपाल करेगा सीएम की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री आपके इसमें सिफारिश करता है। तो केवल मुख्यमंत्री सिफारिश कर दे ऐसा नहीं होगा, इसमें और हो गया आपके हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी आपके जो सलाह देता है, परामर्श देता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 लोग याद रखने हैं। मुख्यमंत्री है, विधानसभा में विपक्ष का नेता है और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। ये लोग सिफारिश करेंगे, उसके बाद राज्यपाल लोकायुक्त या लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, उप लोकायुक्त की नहीं, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है। एक और पद इसमें होता है, उसका नाम है उप लोकायुक्त। उप लोकायुक्त का पद है, ठीक है। उप लोकायुक्त का पद है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए ये याद रखना है, उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त की सिफारिश पर की जाती है। लोकायुक्त सिफारिश करेगा, उसके बाद में उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ये थोड़ा सा ऐड करना है कि इसमें उप लोकायुक्त के मामले में लोकायुक्त भी शामिल हो जाता है भाई, है ना। वापस देख लीजिए, नियुक्ति करेगा लोकायुक्त, जो आपके राज्यपाल नियुक्ति करता है लोकायुक्त की, मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। ये तीनों नाम याद रखने हैं। कौन कौन समिति में होता है, इसका प्रश्न तो वर्षों से पूछा जा रहा है। लोकायुक्त को शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल दिलवाएगा, शपथ राज्यपाल दिलवाएगा, ठीक है। आगे जाइए, आगे है लोकायुक्त के लिए योग्यता। कौन व्यक्ति होगा जो लोकायुक्त बन सकता है? आपने बोला कि लोकायुक्त को नियुक्त राज्यपाल करेगा, लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल दिलवाएगा। 1974 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान के कार्य करने के लिए नियम विनियम बना दिए गए कि ये कार्य जो है, ये कार्यों को लोकायुक्त करेगा। लेकिन अब ये बता दीजिए कि कौन व्यक्ति होगा जिसको लोकायुक्त बनाना है, ठीक है। तो भाई हमने बता दिया कि लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, या फिर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, या सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हो, राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हो, किसी व्यवसाय का संचालन नहीं करता हो, ऐसा नहीं है कि खुद की टपरी खोल के बैठा है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा हो। ये बात चल रही है किसके बारे में? लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा या हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश होगा। बिल्कुल ये लाइन याद रखनी है, या तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या रहा है। ये लाइन याद रखनी है। बात करते हैं कार्यकाल की। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी कार्यकाल पूरा हो, ये याद रखना भाई। आरपीएससी जब पढ़ा था तो आरपीएससी में पढ़ा था 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पूरा हो। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा था, राजस्थान मानवाधिकार आयोग पढ़ा है अपन ने, राजस्थान मानवाधिकार आयोग जब पढ़ा था वहां पढ़ा था 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पढ़ रहे हैं लोकायुक्त जिसमें है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। क्या है लोकायुक्त में? लोकायुक्त में है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, ये कार्यकाल याद रखना है। त्याग पत्र देता है राज्यपाल को। त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को त्याग पत्र देगा, ठीक है। ये सब जगह राज्यपाल इसमें आ जाता है। आगे जाइए, हटाएगा कौन? हटाएगा भी राज्यपाल, ठीक है। हटाएगा कौन? हटाएगा राज्यपाल। लेकिन आधार क्या है? कदाचार और असमर्थता। जितने भी अपन आयोग पढ़ेंगे उनके अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए ये जो आधार है ना, ये सब में सेम रहेगा। सेम रहेगा तो ये तो आपके लिए एक तुक्का हो गया, ट्रिक होगी कि भाई ये पढ़ लो और उसके बाद में हर एक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का काम निबट जाएगा आपका, ठीक है। कि हटाएगा कैसे? कदाचार व असमर्थता के आधार पर। लोकायुक्त को हटाने के लिए जांच होती है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही जांच की जाएगी। क्योंकि लोकायुक्त कौन होता है? लोकायुक्त कौन होता है भाई? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या किसी या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन बनेगा? लोकायुक्त। जो मेन प्रधान है, जो अध्यक्ष है लोकायुक्त संस्थान का, वो कौन होता है? लोकायुक्त। और वो कौन बनेगा? कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है या फिर हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, वो बनेगा आपके लोकायुक्त। लोकायुक्त को हटाने के लिए जो जांच की जाएगी वह भी सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश करेगा या हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश करेगा। हाई कोर्ट की बात आए तो मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की बात आए तो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट की बात आए तो चीफ जस्टिस है,
और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बात आए तो जस्टिस है उस, ठीक है, ये करेगा जांच और यही नियुक्त होते हैं। उप लोकायुक्त को हटाने के लिए जांच उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का भी कोई न्यायाधीश कर सकता है। यहाँ थोड़ा सा मामला ढीला हो गया। आप किसकी बात चल रही है? उप लोकायुक्त की। उप लोकायुक्त को तो आप सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश या हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश जांच कर सकता है, लेकिन अगर लोकायुक्त की बात आएगी तो वहां हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही जांच कर सकता है, न्यायाधीश नहीं, ठीक है। जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जाती है। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष उस रिपोर्ट को रखता है। विधानमंडल कुल जो संख्या है विधानसभा की, तो बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा हटाने का प्रस्ताव जो पारित होता है, उसके बाद में आपके राज्यपाल पद से हटा देता है। मुझे पता है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों की ये बात थोड़ी सी पेचीदा लगी होगी, मजा नहीं आया होगा बात में, ठीक है। आ जाइए भाई। लोकायुक्त को हटाना, हालांकि मैं लास्ट में आपको वापस से रिकॉल करवा दूंगा, पर हटाने के लिए भाई ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, यहाँ से बहुत बार सब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। हटाना, हटाएगा कौन? राज्यपाल हटाता है। पहले हटाने की प्रक्रिया समझ लीजिए। प्रक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश या हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, ये जांच करेंगे। मैं बात कर रहा हूं लोकायुक्त को हटाने के लिए, ये जांच करेंगे। उसके बाद में रिपोर्ट आती है राज्यपाल के पास में, जो रिपोर्ट आती है वो आती है राज्यपाल के पास में, ठीक है। और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है, विधानमंडल में। राजस्थान में विधानसभा है तो विधानसभा में रखवाएगा, विधानमंडल में रखता है। विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित होता है लोकायुक्त को हटाने के लिए, उस प्रस्ताव पारित होता है, तो उस प्रस्ताव पर कुल संख्या का बहुमत, कुल संख्या का बहुमत, बहुमत मतलब जो पूरी संख्या है उसका एक दिख, जैसे 100 की बात करें तो 50+1 है ना, उसको बोलते हैं कुल संख्या का बहुमत या विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से मतलब है, विशेष बहुमत इससे मतलब है कि उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, मतदान करने वाले मतलब उस समय जो मत देने वाले हैं या उस समय जो उपस्थित है, उनका 2/3 इससे वो प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद में राज्यपाल पद से हटाता है, उसके बाद में राज्यपाल पद से हटाता है, राज्यपाल पद से हटाता है। ये सारी प्रोसेस है और इस प्रोसेस को याद रखना है भाई दोस्तों, ठीक है, इस प्रोसेस को याद रखना है। वापस देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ लोकायुक्त को हटाने के लिए कैसी कैसी आपके प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हटाएगा तो राज्यपाल, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जांच की जाएगी। इनकी जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी, तो राज्यपाल उसको विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। विधानमंडल प्रस्ताव लेकर आती है, प्रस्ताव पर कुल संख्या का बहुमत, विशेष बहुमत से मतलब है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और इससे एक प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसके बाद में राज्यपाल पद से हटा देता है किसको? लोकायुक्त को। बात आती है उप लोकायुक्त की। बात आती है उप लोकायुक्त की। भैया आरपीएससी का तो फेवरेट जोन है, पर आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप लोगों के भी आपके प्रश्न आ जाते हैं इस तरह के, अधीनस्थ बोर्ड भी पूछता है। उप लोकायुक्त क्या करेगा? उप लोकायुक्त को हटाना, हटाएगा कौन? वही राज्यपाल। हटाएगा कौन? वही राज्यपाल। लेकिन जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जांच करेगा हाई कोर्ट का न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। देखो दो बातें हैं, लोकायुक्त की बात आएगी तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। लोकायुक्त की बात आएगी तो हाई कोर्ट का सिर्फ न्यायाधीश आएगा, हाई कोर्ट का सिर्फ न्यायाधीश आएगा और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आएगा, सिर्फ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, है ना। तो इतनी बात थी, इसी को समझना था आपको। और कहाँ थे अपन? ये आपके पद से हटा दिए गए, ठीक है। विधानमंडल सदस्य कुल संख्या के द्वारा, और लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त को पद से कौन हटाएगा? राज्यपाल पद से हटा देगा, है ना। बस इतनी सी बात है, आगे जाइए। अब है वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? वार्षिक रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट किसे देंगे?
राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। भाई अगर लोकायुक्त की बात करें, भाई लोकायुक्त संस्थान की बात करें तो लोकायुक्त संस्थान में सब कुछ राज्यपाल संभालता है। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल दिलवाएगा, त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे और हटाएगा राज्यपाल। हटाता राज्यपाल है। कौन? राज्यपाल। ये इतना तो समझना आपको। हटाएगा राज्यपाल। तो लोकायुक्त के बारे में कुछ भी करे राज्यपाल पर टिक कर देना। लोकायुक्त संस्थान के बारे में कुछ भी पूछे राज्यपाल पे टिक कर देना। आरपीएससी के हटाने के बारे में पूछे तो आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का टिक करना है। यदि आरपीएससी को हटाने की बात करे तो राष्ट्रपति पे टिक करना है, बाकी वहां भी सब कुछ राज्यपाल संभाल लेगा। मानवाधिकार आयोग के हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति आएगा, बाकी वहां भी सब कुछ राज्यपाल संभाल लेगा। लेकिन लोकायुक्त में तो सब कुछ राज्यपाल ही संभालेगा। ठीक है। उसके बाद में आगे है कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। कार्यकाल याद रखना है इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। कार्यकाल जरूर याद रखना है। लोकायुक्त संस्था में सुधार के लिए कुछ समितियां गठित की गई। हरिशंकर भावड़ा समिति, है ना, बीडी कल्ला समिति और है नरपतमल लोढ़ा समिति। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये समिति पढ़ी हुई है, नरपतमल लोढ़ा समिति, क्योंकि परीक्षाओं में आ चुका है। इसलिए दोस्तों ये भी पूछ लिए गए हैं, यदि आपको याद नहीं है तो आज के बाद याद रखना। हरिशंकर भावड़ा समिति, बीडी कल्ला समिति, नरपतमल लोढ़ा समिति, ये समितियों का गठन किया गया कि आप सुझाव दीजिए लोकायुक्त संस्थान में और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। लोकायुक्त का पद रिक्त है, अनुपस्थित है अथवा कार्य निर्वहन करने में उस समय लोकायुक्त उपस्थित नहीं है, उप लोकायुक्त काम करेगा। जब लोकायुक्त उपस्थित नहीं है, उप लोकायुक्त वह कार्य संभाल सकता है। और यदि दोनों पद रिक्त हो तो राज्यपाल के आदेश द्वारा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह काम संभालेगा। ये क्या बात होगी? मैंने बोला कि यदि पद रिक्त है, यदि पद रिक्त है या पद अनुपस्थित है, ठीक है, तो काम कौन करेगा? लोकायुक्त नहीं है, किसी कारणवश लोकायुक्त नहीं है, उप लोकायुक्त काम करता है। आपको पता है भाई ना, अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष काम संभालता है, ये आपने पढ़ी हुई है। राजा यदि राज्य में नहीं है तो सेनापति प्रशासन संभालता है, प्रधानमंत्री जो है प्रशासन संभालता है। दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है तो कौन संभालेगा? आपके राज्यपाल ये बोलेगा कि आपके हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, वह पद संभालेगा, वह कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, ये समझ गए आप। आगे आ जाइए। अब है लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें लोकायुक्त काम करता है? कार्य क्षेत्र क्या है लोकायुक्त की? ठीक है, लोकायुक्त के कार्य क्षेत्रों के संबंध में ये जो बातें है ना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन से काम है या फिर किसके लिए लोकायुक्त काम कर सकता है। तो किसी मंत्री अथवा सचिव या विभागाध्यक्ष इनके खिलाफ लोकायुक्त जांच कर सकता है। कार्य क्षेत्र से मतलब है लोकायुक्त किसके खिलाफ जांच करेगा? लोकायुक्त किसके खिलाफ जांच कर सकता है? किसके विरुद्ध लोकायुक्त जांच करेगा? विरुद्ध लोकायुक्त जांच कर सकता है। ठीक है, लोकायुक्त किसके विरुद्ध जांच कर सकता है, यह बात है, बस उस कुछ नहीं इसमें। किसी मंत्री, सचिव अथवा विभागाध्यक्ष, किसी लोक सेवक, जिला परिषदों के प्रमुख एवं उप प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान व उप प्रधान, नगर निगमों के महापौर और उप महापौर, नगर परिषद के सभापति और उप सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तो यहाँ क्या क्या देखा आपने? नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी और नगर निगम, ये तीनों संस्थान, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है लोकायुक्त। इनके अध्यक्ष और उप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हालांकि आप महापौर उप महापौर आप समझ लीजिए, पर मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि इनके अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है लोकायुक्त। ठीक, नगर निगम के महापौर और उप महापौर के खिलाफ जांच कर सकता है, नगर परिषद के सभापति और उप सभापति के खिलाफ जांच कर सकता है, नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ जांच कर सकता है। कौन? के लोकायुक्त संस्थान। उसके बाद में है जिला परिषदों के प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ, पंचायत समितियों के प्रधान व उप प्रधान के समान। तो आपने इसमें देखा होगा कि जिला परिषद आ चुकी है, पंचायत समिति आ चुकी है। जिला परिषद, पंचायत समिति, नगरीय निकाय के तीनों अंग कौन कौन से? नगर पालिका, नगर परिषद और क्या है आपके
नगर निगम। ये तीनों संस्थान भी आपको याद रखने हैं। कौन-कौन संस्थान है? नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है। ये तीनों संस्थान और जिला जो आपके जिला स्तर पर जो पंचायती राज होता है उसमें क्या देखोगे आप? वहाँ देखोगे आप जिला परिषद होगी, पंचायत समिति होगी। इन 5 संस्थानों के विरुद्ध लोकायुक्त जाँच करेगा। पंचायती राज में 6 अंग होते हैं, ठीक है? एक और अंग बचा हुआ आपके कौन-सा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के खिलाफ लोकायुक्त जाँच नहीं कर सकता, बाकी सबके खिलाफ जाँच करेगा, याद रखना। ठीक है? किसी मंत्री के खिलाफ करेगा, सचिव के खिलाफ करेगा, विभागाध्यक्ष के खिलाफ करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ जाँच नहीं करेगा। किसी लोक सेवक के खिलाफ जाँच कर सकता है। ये जो है ना जिनके खिलाफ जाँच हो सकती है वो तो ये रखे। जिनके खिलाफ जाँच नहीं होगी उनको अपन आगे पढ़ेंगे। मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, लोक सेवक 5 अंग जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ठीक है? उसके बाद में है पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्षों के खिलाफ पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्षों के खिलाफ जांच होती है। नगर पालिका की स्थायी समितियों के अध्यक्षों के खिलाफ राज्य की कंपनियों, निगमों एवं मंडल अध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है। राज्य की कंपनी, निगम और मंडल के अध्यक्ष जो होते हैं उनके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच कर सकता है। अब ये बात है कि इनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, इनके विरुद्ध जांच नहीं होती। जांच नहीं कर सकता लोकपाल या फिर लोकायुक्त संस्थान। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई कानून बनाया है उसी में यही प्रावधान थे कि भाई इनके खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं करेगा। राज्यपाल, हाईकोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, महालेखागार, आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, सेवानिवृत्त लोक सेवक, कोई ऐसा लोक सेवक सिविल सर्वेंट जो रिटायर हो चुका है उसके खिलाफ जांच नहीं होगी। राज्य सचिवालय जो सेक्रेटरीट होता है उसके कर्मचारी, विधायक, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, कुल मिलाकर जो ग्राम पंचायत है उसके खिलाफ जांच नहीं होती। सरपंच की बात आए, उप सरपंच की बात आए या ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की बात है, जांच नहीं होगी। विधायक, सरपंच, उप सरपंच ऐसे समझ लीजिए कि राज्यपाल, इसके खिलाफ जांच नहीं होगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश या अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनके खिलाफ जांच नहीं होगी, उनके कर्मचारियों के खिलाफ जांच नहीं होगी। हाई कोर्ट, फिर है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं होगी। सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ जांच नहीं होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठता है तो ये मान लीजिए सचिवालय के कर्मचारियों के साथ जांच नहीं होगी। राज्यपाल, हाईकोर्ट, सीएम, सचिवालय, ठीक है। उसके बाद में विधायकों की जांच नहीं होती और विधायकों के बाद में आपके क्या आता है? सरपंच साहब। सरपंच साहब, अब इसको आप कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना कि भजनलाल शर्मा पहले सरपंच थे, विधायक बने, सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो जहां-जहां भजनलाल शर्मा जी गए ना उनके खिलाफ जांच नहीं होती। जहां-जहां भी भजनलाल शर्मा जी जाएंगे उनके खिलाफ जांच नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि भजनलाल शर्मा जी लोकायुक्त पढ़कर आए हैं, लोकायुक्त पढ़कर आए हैं ना, उनको लगा है कि जांच नहीं होनी चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ कि मैं पहले सरपंच बन जाऊं, फिर बन जाऊंगा विधायक और फिर बन जाऊंगा मुख्यमंत्री। तो सरपंच के खिलाफ भी जांच नहीं होती, विधायक के खिलाफ भी जांच नहीं होती और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच नहीं होती, ठीक है? तो ये एक ट्रिक सी है, मैं ऐसा कोई इंटेंट नहीं है, बस आपको समझना है। राज्यपाल के खिलाफ जांच नहीं हो सकती, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कर्मचारियों के खिलाफ जांच नहीं होती, ठीक है? सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ जांच नहीं होती। इसके अलावा क्या है? सेवानिवृत्त लोक सेवक, मतलब जो रिटायर हो गया है कोई आईएएस आरएएस अधिकारी रिटायर हो चुके हैं उनके खिलाफ जांच नहीं होगी। और मैंने बोला सरपंच है तो उप सरपंच भी आ जाएगा, ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य भी आ जाएंगे, उनके खिलाफ भी जांच नहीं होती। इसके अलावा एक जो है हम बोलते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो कौन है? आरपीएससी, इसके खिलाफ जांच नहीं होगी, ठीक है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ जांच नहीं होगी, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ जांच नहीं होगी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ जांच नहीं होगी। और एक बचता है आपके महालेखागार, क्या बचता है? यहां लिख देता हूं मैं, महालेखागार। इसके खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। अब समझ में आ गया आपके? इनके खिलाफ तो जांच नहीं होगी, जिनके खिलाफ जांच होगी वो मैंने बता दिया आपको। जिनके खिलाफ जांच होगी उसमें मैंने बता दिया आपको कि भाई कोई मंत्री आ जाएगा, ठीक, सचिव आ जाएगा, विभागाध्यक्ष आ जाएगा, उसके बाद में लोक सेवक आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि जो पंचायती राज है उसमें जो नगरीय निकाय है, नगर निकाय, नगर निकाय के तीनों अंग जांच के दायरे में आते हैं, ठीक है। ग्रामीण निकाय जो होते हैं, ग्रामीण निकाय, उसमें पंचायत समिति के खिलाफ जांच होगी,
पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। जिला परिषद, इनके सदस्य व अध्यक्षों व स्थायी समितियों के सदस्यों के खिलाफ जांच हो सकती है। उसके बाद में है कि जांच की प्रक्रिया क्या है। लोकायुक्त जैसे जांच करेगा तो जांच की क्या प्रक्रिया अपनाएगा, तो इसमें याद रखना है कि लोकायुक्त लोक सेवक के विरुद्ध ही जांच करेगा। ये जो मैंने बता दिया कि कौन कौन आएगा लोक सेवक में, लोक सेवक की परिभाषा दी हुई है लोकायुक्त अधिनियम में। तो लोक सेवक में कौन कौन आएगा दिया है मैंने आपको, जैसे मंत्री आ गए, विभागाध्यक्ष आ जाएगा, सचिव आ जाएंगे, इनके खिलाफ जांच हो सकती है। शिकायत 10 रुपए का स्टाम्प आवश्यक है, 10 रुपए के स्टाम्प के साथ शिकायत होगी। 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं की जाएगी। यदि कोई मामला 5 साल पुराना है और आप लेकर चले गए कि 5 साल पहले उसने ये किया था, लोग मारेगा थप्पड़ कि पहले नियम पढ़ के आओ भाई, ऐसे कैसे आ गए आप, बिना नियम पढ़े कैसे शिकायत कर सकते हो। 5 साल पुराने मामलों की जांच नहीं होगी। यदि बात करें मानवाधिकार आयोग की, मानवाधिकार आयोग 1 साल पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं करता, पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। कौन? मानवाधिकार आयोग। 5 साल पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। कौन? लोकायुक्त। 5 साल पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। कौन? लोकायुक्त। शिकायत की जांच पड़ताल करने के लिए लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। मानवाधिकार आयोग को भी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, इसको भी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। सूचना अधिकार जो सूचना आयोग है उसको भी सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। सब जगह सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्यवाही होगी। भाई लोकायुक्त के खिलाफ जो जांच आती है उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के तहत एक न्यायिक कार्यवाही माना जाता है, एक न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। लोकायुक्त सचिवालय दोषी लोक सेवक को दंड, निर्दोष को संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है कि दोषी लोक सेवक होगा उसको दंड देंगे, जो निर्दोष होगा उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। जो लोकायुक्त अधिनियम है इसके बारे में कुछ धाराएं भी पढ़नी है आपको भी, ठीक है। लोकायुक्त अधिनियम के बारे में कुछ धाराएं भी पढ़नी है, क्योंकि कभी कभार, ज्यादा तो नहीं, पर यहाँ से कभी कभार आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम आता है 1973 में। अधिनियम कब आता है भाई? अधिनियम आता है 1973 में। मैंने बता दिया कि 1973 में अधिनियम आता है, फरवरी 1973 को लागू हो जाता है। 1974 में नियम विनिमय आते हैं कार्यों करने के लिए। 1974 में क्या बनते हैं? नियम बनते हैं कि आपको ये काम करने होंगे, ये आपके कार्य होंगे। यहाँ याद रखना है धारा 1 में तो क्या होगा आपकी परिभाषाएं वगैरह इस तरह की बातें आती है कि भाई शीर्षक क्या है, धारा 2 में परिभाषाएं क्या है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप पढ़ोगे धारा 3। धारा 3 में है लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति। तो मैंने बता दिया कि नियुक्ति राज्यपाल करेगा एक समिति की सिफारिश पर, समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। उसमें हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। धारा 4 लोकायुक्त या उप लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण नहीं करना। ये मैंने बता दिया कि लोकायुक्त जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। धारा 5 में है लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की पदावधि। ये पदावधि में बता चुका हूं, सेवा की अन्य शर्तें, है ना। तो जो अन्य पद धारण नहीं करेगा इसका मतलब है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। पुनर्नियुक्ति के पात्र आप नहीं होंगे, पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। नियुक्ति करेगा राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर, ठीक है। पदावधि की बात कर रहा हूं तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो, ठीक है। धारा 6 कहती है कि आपको हटा देंगे, और हटाएंगे कैसे? कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच करेगा, जांच राज्यपाल के पास आएगी, राज्यपाल विधानमंडल में रखेगा, विधानमंडल प्रस्ताव पारित करेगा, उसके बाद में राज्यपाल हटाएगा। धारा 7 में लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले, कौन कौन से मामले हैं जिनकी जांच की जाएगी? तो मैंने बता दिया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, गवर्नर के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, आरपीएससी निर्वाचन आयोग के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, सरपंच साहब जिंदाबाद इसके खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, ठीक। तो ये सारी बातें हैं कि किस किस के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। महालेखाकार के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। और जो ग्राम पंचायत है के जो सदस्य है स्थायी समितियों के, उनके खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, उप सरपंच के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, विधायक साहब के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। और जो मामले जिनके खिलाफ जांच की जाएगी, जिनके खिलाफ जांच की जाएगी वो कौन कौन है? कोई मंत्री हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है,
कोई सचिव हो सकता है, कोई विभागाध्यक्ष हो सकता है, कोई लोक सेवक हो सकता है, कोई लोक सेवक हो सकता है, लेकिन रिटायर लोक सेवक के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, सेवानिवृत्त लोक सेवक के खिलाफ जांच नहीं होगी। बाकी कोई लोक सेवक हो सकता है जांच करने के लिए, ठीक है। नगर निकाय हो सकता है, नगर निगम, नगरीय निकाय में लिख देता हूँ तीनों संस्थान, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जांच की जाएगी, पंचायत समिति जांच की जाएगी, जिला परिषद जांच की जाएगी, ठीक है। स्थानीय निकाय मंडलों के अध्यक्ष, विभागों के अध्यक्षों के खिलाफ जांच की जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है। धारा 8 में है कि वे मामले जिनमें जांच नहीं की जाएगी, अपन पढ़ चुके हैं। धारा 7 में है कि जिनमें जांच की जाएगी, धारा 8 में है जिनमें जांच नहीं की जाएगी। तो जिनमें जांच की जाएगी, जिनमें जांच की जाएगी वो है धारा 7 में, जिनमें जांच नहीं की जाएगी वो है धारा 8 में। धारा 12 कहती है वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है भाई, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट करेगा लोकायुक्त संस्थान। लोकायुक्त संस्थान राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ये धाराएं होगी आपकी। धाराएं क्या क्या याद रखनी थी? धारा 3 में नियुक्ति है, धारा 3 में नियुक्ति है, धारा 4 में क्या है? कोई अन्य धारा नहीं करेगा। धारा 3 में है नियुक्ति, धारा 4 में है पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। 3 में नियुक्ति है, धारा 4 में है पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। धारा 5 में अब बहुत रैली आपको हटा देते हैं, सॉरी कार्यकाल माफ करना। धारा 5 में है कार्यकाल में पद की शर्तें, धारा 6 में है कि हटाना, धारा 6 में है कि हटाना, धारा 7 में है कि जांच किस किस के खिलाफ करेगा, धारा 8 में है कि जांच नहीं करेगा, धारा 12 में क्या है कि वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट। वह कौन क्या रहा, ये एक फेवरेट जोन रहता है किसी भी बोर्ड का। वो पूछता है कि कौन का किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा या किसका कार्यकाल न्यूनतम रहा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। प्रथम लोकायुक्त कौन है भाई? आईडी दुआ, आईडी दुआ प्रथम लोकायुक्त भाई। कौन थे? प्रथम लोकायुक्त रहे राजस्थान के, कौन? आईडी दुआ। 1973 में इनको ज्वाइनिंग दी गई। प्रथम लोकायुक्त राजस्थान के आईडी दुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। उसके बाद में है डीपी गुप्ता, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। डीपी गुप्ता कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, ये राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। मैंने बताया कि कौन बनेगा लोकायुक्त, लोकायुक्त कौन बनेगा? या तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश बनेगा। अब हाईकोर्ट राजस्थान नहीं, कोई भी हाईकोर्ट हो सकता है, किसी भी हाईकोर्ट, राजस्थान भारत के किसी भी 25 जो हाईकोर्ट है उनमें से किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपके लोकायुक्त बन सकता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश बनेगा। जैसा आपने देख लिया एग्जाम्पल के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे प्रथम लोकायुक्त, कौन है? आईडी दुआ। उसके बाद में है डीपी गुप्ता। डीपी गुप्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, राजस्थान हाई कोर्ट के, है ना। ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, कौन? डीपी गुप्ता। प्रश्न आएगा आप में कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, ऐसे लोकायुक्त कौन रहे? कौन? डीपी गुप्ता। फिर एम एल जोशी, ये पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे राजस्थान हाईकोर्ट के, कार्यवाहक, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे, कौन है? एम एल जोशी। फिर एम एल श्रीमाल है, ये सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। राजस्थान के कौन से लोकायुक्त थे? सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो क्या करना है? एम एस श्रीमाल। राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से, राजस्थान के कौन लोकायुक्त सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे? अरे मिलाप चंद जैन, ये दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, कौन है? मिलाप चंद जैन। एकमात्र वह प्रथम उपलोकायुक्त कौन है? केपीयू मेनन, बिल्कुल केपीयू मेनन आपको याद रखना है, केपीयू मेनन आपको याद रखना है, पूर्व मुख्य सचिव है, ठीक है। एकमात्र उपलोकायुक्त है, प्रथम उपलोकायुक्त है, कौन? केपीयू मेनन। एकमात्र अब तक उपलोकायुक्त बने वो है केपीयू मेनन, प्रथम भी केपीयू मेनन। ये पूर्व मुख्य सचिव भी रहे, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये मुख्य सचिव वाली बात है ना, थोड़ा भूल जाते हैं लोग बाग, ये याद रखना। न्यूनतम कार्यकाल बीएस दवे, लोकायुक्त संस्थान में न्यूनतम कार्यकाल था बीएस दवे का। बीएस दवे का कार्यकाल न्यूनतम है, सर्वाधिक कार्यकाल है एसएस कोठारी का। एसएस कोठारी का कार्यकाल सर्वाधिक है। वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा, वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। वापस देखिए, प्रथम लोकायुक्त कौन है? आईडी दुआ। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। तो वर्तमान में तो ये है, पहले ये है, आईडी दुआ पहले है, वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा है। सर्वाधिक कार्यकाल एसएस कोठारी का है, सज्जन सिंह कोठारी, क्या नाम है भाई इनका? सज्जन सिंह कोठारी। इनका कार्यकाल क्या रहा? सर्वाधिक रहा, एसएस कोठारी का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। न्यूनतम कार्यकाल वीएस दवे, ठीक है। एकमात्र लोकायुक्त केपीयू मेनन,
प्रथम भी रहे और मुख्य सचिव भी रहे। फिर मिलाप चंद्र जैन दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। श्री एमएल श्रीमाल, ये सारे कौन है? ये सारे लोकायुक्त है भाई। जितने भी नाम अपन पढ़ रहे हैं सारे लोकायुक्त भाई, ठीक है। मिलाप चंद जैन दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। एम एस श्रीमाल सिक्किम हाईकोर्ट, और भी है पर आपका काम हो जाएगा इनसे। एम एस श्रीमाल सिक्किम हाईकोर्ट। एम एल जोशी पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसके? राजस्थान हाईकोर्ट के। तो एम एल जोशी राजस्थान हाईकोर्ट से है, डीपी गुप्ता राजस्थान हाईकोर्ट से है, ठीक है। ये याद रखना है, राजस्थान हाईकोर्ट के 2 व्यक्ति है, कौन कौन है? डीपी गुप्ता और एम एल जोशी, ठीक है। उसके बाद में हम लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, आई डी दुआ। अब लोकायुक्त के बारे में बात करते हैं वापस से, एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में है ना, जो मैं हर आयोग में आपको बताता हूँ। आयोग का संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है लोकायुक्त। संस्था का नाम क्या है भाई? संस्था का नाम है आपको लोकायुक्त, याद रखना। अब ध्यान से सुनना, बहुत काम काम की बातें हैं, ध्यान से सुननी है आपको। प्रश्न आएगा, बड़ा शानदार सा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, लोकायुक्त याद रखना कि 1963 में नाम देता है एल एम सिंघवी, ठीक है। 1963 में ये नाम दिया जाता है एल एम सिंघवी के द्वारा। कौन देता है ये नाम? ये नाम देते हैं एल एम सिंघवी। अभी देख लीजिए, 1 मिनट का वेट कर लीजिए, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी। ये लीजिए, 1963 में नाम देते हैं एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी ने कहा कि लोकायुक्त होगा या लोकपाल होगा। 1973 में राजस्थान क्या लेकर आता है? ध्यान से समझना, पूरी विकास यात्रा। राजस्थान लोकायुक्त पद बनाता है, कौन? राजस्थान। फरवरी 1973 को लागू हो जाता है। 1974 में इसके कार्यों के लिए नियम बनाए गए, कार्यों के लिए नियम बनाए गए कि लोकायुक्त संस्थान क्या क्या काम करेगा। हम सिर्फ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि देख लीजिए कि संस्थान है जो 1809 में पहली बार स्वीडन इसको अपनाता है। स्वीडन इसको अपनाता है और स्वीडन बोलता है कि ये क्या है? ये है ओम्बुड्समैन। इस संस्था में ओम्बुड्समैन होता है, वो है लोकायुक्त संस्था, ओम्बुड्समैन, ठीक है। 1974 में कार्यों के लिए नियम आ गए। उसके बाद में भारत सरकार को होश आता है और 2013 में भारत सरकार क्या लाती है? अधिनियम लाती है, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लेके आती है भारत सरकार। इसके तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मतलब लोकायुक्त एक वैधानिक संस्थान है, वैधानिक निकाय है, ठीक है। ये जो लोकायुक्त संस्थान होता है, इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको जानना आवश्यक है। जैसे जो लोकायुक्त लोकायुक्त संस्थान है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, इसको हटाता भी राज्यपाल है, इसको शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है, शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है। और इसकी नियुक्ति होगी, हटाना हो गया, शपथ हो गया, त्याग पत्र हो गया, और त्याग पत्र हो गया। ये चारों काम करता है वह व्यक्ति है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। अब आगे जाइए, ठीक है, आगे जाइए। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। इस व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति नहीं होती, इस पद पर कोई पुनर्नियुक्ति नहीं होती, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता। कौन? लोकायुक्त संस्थान, ठीक है। लोकायुक्त संस्थान जो है, ये जो 5 साल पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, 5 साल पुराने मामलों की जांच नहीं करता, मामले की जांच नहीं होती। शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध होनी चाहिए, तभी जांच करेगा। शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध हो तभी जांच करेगा। 10 रुपए का स्टाम्प, 10 रुपए का स्टाम्प लगेगा, ध्यान रखना। लोकायुक्त किसके खिलाफ जांच कर सकता है, किसके खिलाफ नहीं, याद रखना भाई। लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7 कहती है कि जांच करेगा। धारा 8 कहती है कि धारा जांच नहीं करेगा। धारा 8 में है कि जांच नहीं करेगा लोकायुक्त किसके खिलाफ। धारा 7 में है कि लोकायुक्त जांच करेगा। लोकायुक्त किसके खिलाफ जांच करता है, किसके खिलाफ जांच नहीं करता, ये भी याद रखना है आप लोगों को। किसके खिलाफ जांच करेगा, किसके खिलाफ नहीं, तो याद रखना, जांच करेगा किसी मंत्री के खिलाफ, जांच करेगा किसी सचिव के खिलाफ, जांच करेगा किसी विभागाध्यक्ष के खिलाफ, विभागाध्यक्ष के खिलाफ भी जांच कर सकता है, ठीक है। लोकायुक्त जांच कर सकता है किसी लोक सेवक के खिलाफ जो कि सेवानिवृत्त नहीं है।
लोक सेवक, लोक सेवक, ठीक है। लोकायुक्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ जांच करता है। नगरीय निकाय, पंचायत, नगर निकाय में तीनों आ गए। इसमें फिर आ जाएगा आपके जिला परिषद, इसके खिलाफ भी जांच करता है। पंचायत समिति के खिलाफ भी जांच कर सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ भी जांच कर सकता है। फिर मैंने बोला जांच नहीं करेगा, राज्यपाल के खिलाफ जांच नहीं करेगा, महालेखाकार के खिलाफ जांच नहीं करेगा, हाईकोर्ट के खिलाफ जांच नहीं करेगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं करेगा, विधायक के खिलाफ जांच नहीं करेगा, सरपंच साहब जिंदाबाद है आपको पता है, इनके खिलाफ जांच नहीं होगी, उप सरपंच के खिलाफ जांच नहीं होगी, ग्राम पंचायत के सदस्यों के खिलाफ जांच नहीं होगी, ग्राम पंचायत के खिलाफ जांच नहीं होगी, और आरपीएससी तो पुष्पा है, झुकती नहीं है, आरपीएससी के खिलाफ जांच नहीं होगी, निर्वाचन आयोग के खिलाफ जांच नहीं होगी। ये वो पद है जिनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, ठीक है। धारा 7 में है जांच करेगा, धारा 8 में है जांच नहीं करेगा, धारा 12 में है इसका वार्षिक प्रतिवेदन, धारा 12 में है वार्षिक प्रतिवेदन, वो भी राज्यपाल को देगा। तो ये बात याद रखनी है, कौन बनेगा लोकायुक्त, कौन व्यक्ति है जो लोकायुक्त बन सकता है, किसमें है इतनी हिम्मत, तो लोकायुक्त कौन बनेगा भाई, इस बात को भी याद रखना। कौन बनेगा लोकायुक्त, बनेगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस होगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये बनेगा लोकायुक्त। इसमें एक समिति होगी, उसकी सिफारिश पर ही नियुक्ति की जा सकती है, और उस समिति में मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा, उस समिति में विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, उस समिति में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उस समिति में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, बस इतना सा याद रखना, काम हो जाएगा। अब आ जाइए बहुत खतरनाक मुद्दे की ओर। वो मुद्दा है कि प्रथम कौन रहे राजस्थान के लोकायुक्त। आपने कह दिया कि पहले तो रहे थे आईडी दुआ, तो रहे थे 1973 में, ये हाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। अच्छा अब बता दीजिए कि वर्तमान में कौन है। आपने कह दिया पीके लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा, पीके लोहरा या प्रताप कृष्ण लोहरा। बता दीजिए कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, मैक्सिमम कार्यकाल किसका था। आपने बता दिया एसएस कोठारी, कि सज्जन सिंह कोठारी सर्वाधिक काल तक पद पर रहे थे। बाद में बता दीजिए कि मिनिमम कौन रहा, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा भाई, लोकायुक्त संस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, एसएस कोठारी का। न्यूनतम किसका रहा भाई, वीएस दवे का रहा, न्यूनतम कार्यकाल रहा वीएस दवे का। ये याद रखनी है, सारी बातें याद रखनी है। और लोकायुक्त का हो सकता है कि किस्मत अच्छी हुई तो इस स्लाइड से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लोकायुक्त संस्थान का बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न आता है, और वो प्रश्न इस स्लाइड से आपका आ जाएगा। 1809 में स्वीडन इस संस्था को अपनाता है, संविधान में जोड़ता है। 1963 में एलएम सिंघवी, जो कि संविधान के बहुत बड़े विद्वान रहे, इन्होंने नाम दे दिया। 1973 में राजस्थान लोकायुक्त नाम की संस्था बनती है। 1974 में इसके कार्यों का वितरण किया जाता है, फरवरी में इसकी ज्वाइनिंग की जाती है। 2013 में भारत सरकार को होश आता है, एक अधिनियम पारित होता है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, और 2013 में इसको वैधानिक संस्था का दर्जा मिलता है। ठीक है, इसमें वह व्यक्ति अपॉइंट हो सकता है, नियुक्त हो सकता है, जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो सकता है। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और हाईकोर्ट ये समिति होती है, मुख्यमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होता है। नियुक्ति करना, हटाना, शपथ दिलाना और त्याग पत्र कराना ये राज्यपाल का काम होता है। पहले रहे थे आईडी दुआ, वर्तमान में है पीके लोहरा, सर्वाधिक कार्यकाल है एसएस कोठारी का, और न्यूनतम कार्यकाल है बीएस दवे का। उसके बाद में बात करें, कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध होगी, 5 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं होती, शिकायत करने के लिए 10 रुपए का स्टाम्प आवश्यक है। धारा 7 में है जांच कर सकता है, धारा 8 में है जांच नहीं कर सकता, इनके खिलाफ जांच होगी। मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, लोक सेवक, नगर निकाय, नगर निकाय में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद आ जाएगा, जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, स्थायी समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी जांच हो सकती है। धारा 8 में है जांच नहीं होगी, राज्यपाल, महालेखागार, हाईकोर्ट, आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, विधायक, सरपंच, ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं स्थायी समितियों के खिलाफ जांच नहीं होगी। तो हो गए इति सिद्धम, ये हो गया आपके लोकायुक्त संस्थान। ठीक है, पीडीएफ नविका अकेडमी का टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, बेहद शानदार वो पीडीएफ है, और जो भी आयोग में करवाऊंगा ये गारंटी आपके अधीनस्थ बोर्ड से बाहर प्रश्न, अधीनस्थ बोर्ड जो भी प्रश्न बनाएगा इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। क्योंकि राजस्थान पॉलिटी में आयोग चल रहे हैं, इससे पहले विधानमंडल वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका अपन पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।